नमस्कार साथियों, मैं जुवन कुमार वर्मा आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम जो रहेंगे इस YouTube चैनल के माध्यम से, इस ऑनलाइन के माध्यम से हम जो 9th क्लास का जो विज्ञान है यानी साइंस है और 10th क्लास का जो साइंस है उसको इस YouTube चैनल के माध्यम से यहाँ पर कवर करेंगे। इसी के साथ और भी हम जो 11th क्लास की केमिस्ट्री है और 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसको भी इस YouTube चैनल के माध्यम से ही आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे। तो यहाँ पर हम आज से ही इस YouTube चैनल के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पर हम आज से ही जो 10th क्लास है उसके साइंस यानी विज्ञान को यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले ही अगर देखें तो इसमें हम जो विज्ञान है उस विज्ञान को सबसे पहले हम ये देख लें कि जो विज्ञान होता है क्या, यानी विज्ञान की जो डेफिनेशन है वो विज्ञान होता है क्या है उसके बारे में हम देखें। तो विज्ञान जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो यानी साइंस है। इस साइंस जो उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द यानी सिंटिया शब्द से हुई है और ये लिखा हुआ है सिंटिया, यानी एक लैटिन शब्द है सिंटिया, यानी उससे विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब जो विज्ञान है हमारा, ये जो विज्ञान यानी साइंस कहते किसे हैं या साइंस का जो डेफिनेशन या परिभाषा की बात करें हम तो उसकी जो परिभाषा या डेफिनेशन होती क्या है। तो हमारी जो प्रकृति होती है, प्रकृति में किसी भी वस्तु या कोई पदार्थ है या किसी घटना के बारे में क्रमबद्ध यानी क्रमबद्ध या व्यवस्थित ही उससे क्या करना, उसका ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, हमारा विज्ञान कहलाता है। यानी यहाँ पर अगर विज्ञान शब्द जो होता है, विज्ञान शब्द की अगर हम यहाँ पर इसको डिफाइन करें या इसकी संधि विच्छेद करें तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा हमारा विभिन्न जो वस्तु होती है या पदार्थ होते हैं उनके बारे में क्या करना, इन्हें क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाएगा, हमारा विज्ञान कहलाएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है यानी विज्ञान क्या है। अब इसके बाद में हम यहाँ से इसी को स्टार्ट करते हुए देखें तो यहाँ पर जो देखें हम कि जो हमारा 10th क्लास का जो साइंस है उसमें से कितने नंबर के आएंगे, क्या सिलेबस रहेंगे, कितनी यूनिट्स रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि उसमें से हमें जो पेपर रहेगा वो 80 नंबर का हमारा क्या रहेगा, पेपर रहेगा। इसी के बाद उसमें जो रहेंगे 20 नंबर के क्या रहेंगे, हमारे प्रैक्टिकल रहेगा, यानी प्रैक्टिकल थ्योरी रहेगी। ये जो थ्योरी मार्क्स 80 का रहेगा और प्रैक्टिकल के जो अंक रहेंगे वो 20 रहेंगे। इस प्रकार से मिलाकर हमारे जो रहेंगे वो रहेगा हमारा यहाँ पर 100 नंबर का पेपर कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार से ये 100 नंबर का पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करें कि यहाँ पर जो विज्ञान है हमारा, इस विज्ञान में जो यूनिट्स हैं वो कितनी हैं। यहाँ पर यूनिट को देख लें कि यूनिट को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जो बता दूं मैं आपको कि 1 से लगाकर 16 तक, यानी इसमें टोटल जो यूनिट है वो कितनी है, हमारी 16 यूनिट है। अब ये जो 16 यूनिट है इनको किस प्रकार से डिवाइड किया है इस विज्ञान में, यानी जो विज्ञान है हमारा उसमें कितने भागों में इसको डिवाइड कर दिया है। तो आगे देखें हम कि किस प्रकार से इसको डिवाइड किया है। तो इस विज्ञान में जो 10th का साइंस है, विज्ञान है, इसमें 3 विज्ञान है। वैसे इसकी बहुत सी ब्रांचेस होती है विज्ञान की, लेकिन इसमें 3 है। सबसे पहले हम देखें तो इसमें सबसे पहले हमें मिलेगी केमिस्ट्री मिलेगी, यानी हमें मिलेगा रसायन। इसके बाद में हम देखें तो यहाँ पर हमें मिलेगा इसके बाद में बायोलॉजी। जो बायोलॉजी मिलेगा यानी वो रहेगा हमारा जीव विज्ञान, ये रहेगा हमारा जीव विज्ञान। और इसके बाद में हमारा जो आएगा वो आएगा हमारा फिजिक्स, यानी भौतिक विज्ञान। ये 3 भागों में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। यानी जो साइंस है हमारा विज्ञान, इसमें 3 साइंस है, 3 विज्ञान है। एक है हमारा केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये है हमारा फिजिक्स है। अब इन्हें कहाँ से डिवाइड किया है, कहाँ से कहाँ तक कौन कौन सी यूनिट्स रहेंगी तो वो बता दूं मैं आपको। जो हमारी केमिस्ट्री रहेगी वो यूनिट रहेगी हमारा, वो रहेगा 1 से लगाकर 5 तक। इसके बाद में जो बायोलॉजी रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा 6 से लगाकर 9 तक। और इसके बाद में जो
फिजिक्स रहेगा वो रहेगा हमारा 10 से लगाकर 13 तक, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इसके बाद में जो हमारा 14 से लगाकर 16 तक जो रहेगा वो है हमारा पर्यावरण, यानी एनवायरमेंट जो साइंस है यानी पर्यावरण यानी प्रोजेक्ट जो रहेगा उसके आधार पर ये 2 अध्याय हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा विज्ञान है इसको 3 भागों में उन्होंने क्या किया है, डिवाइड किया है। अब अगर हम देखें कि सबसे पहले जो पहली यूनिट है हम उस पहली यूनिट को ही यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और इसको यूनिट बाय यानी चैप्टर वाइज इसको कंप्लीट करेंगे। तो जो हमारी पहली यूनिट है या जो पहला अध्याय है वो है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक समीकरण होती क्या हैं, तो या किस प्रकार से होती हैं या भौतिक परिवर्तन किस प्रकार से होता है, तो इनको समझने के लिए हमें ऐसी इस प्रकार से कोई भी रिएक्शन से होगी। मान लीजिएगा कि मैं ये लिख दिया मैंने जिंक प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की, यानी जिंक पर अगर मैं H2SO4 की रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ पर बन जाएगा ZnSO4 और यहाँ से निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार से होगा। तो यही क्या है, एक रासायनिक समीकरण है यानी रासायनिक परिवर्तन है यहाँ पर, क्योंकि जिंक है या दानेदार जब जिंक लेते हैं और जब उस पर अम्ल की क्रिया कराते हैं यानी H2SO4 की कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं, तो यहाँ से क्या निकलती है, गैस निकलती है। अब ये इसी प्रकार से मान लीजिएगा कि मैं जिंक पर HCl की भी रिएक्शन करा देता हूँ तो यहाँ पर क्या निकल जाता है, बन जाएगा हमारा जिंक क्लोराइड और यहाँ सर से भी क्या निकल जाएगी, हमारी H2 गैस निकल जाएगी। यदि मैं बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड पर अगर मैं जल की रिएक्शन कराता हूँ तो भी यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और यहाँ से भी हमारी क्या निकल जाएगी, यहाँ से निकलेगी हमारी यानी ऊष्मा निकलेगी। तो ये बुझा हुआ चूना बन जाएगा, यानी यहाँ से क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। तो ये सभी क्या है, हमारी रासायनिक समीकरण है या रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। यानी इन रासायनिक समीकरणों या रासायनिक अभिक्रियाओं को इन प्रतीक चिन्हों के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, हमारा समीकरण कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। यानी केमिकल रिएक्शंस यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इन्हें समझने के लिए, जैसे ये लिखा कि कैल्शियम या जिंक है या हाइड्रोजन है, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, तो इन्हें समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इनके प्रतीक चिन्ह याद होना चाहिए। इन्हें प्रतीक चिन्ह यानी सभी तत्व जो होते हैं उनके जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वो हमें याद होना चाहिए। वैसे इनके एटॉमिक नंबर भी हमें याद होना चाहिए। अगर आप जैसे अगर देखा जाए तो हमारी जो केमिस्ट्री है उसमें 118 एलिमेंट्स हैं, तो हमें 118 तक यहाँ पर याद नहीं करना है। ओनली हमें यहाँ पर जो 10th क्लास है उसमें 30 तक जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनके बारे में हमें क्या कर लेना है, ज्ञात कर लेना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उनको आप भी नोट कर लीजिए। उसी के बाद में हमें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण समझ में आएगी। उसके पहले हमें किसी भी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा Mg या मैं लिख दूंगा As या फिर मैं लिख दूंगा कैल्शियम या फिर मैं लिख दूंगा आर्गन या फिर मैं लिख दूंगा फास्फोरस या फिर मैं लिख दूंगा एल्यूमिनियम या फिर मैं लिख दूंगा Na, सोडियम, ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से हमें क्या याद होना चाहिए, इनके प्रतीक चिन्ह हमें याद होना चाहिए। अब प्रतीक चिन्ह याद होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30 तक हम एलिमेंट्स को याद कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, सभी इस प्रकार से यहाँ पर नोट कर लेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप हिंदी में या किस प्रकार से लिख लेंगे। अगर 1 नंबर पे देखें तो यहाँ पर हमारा क्या है, हाइड्रोजन, और दूसरे नंबर पर क्या है, हमारा हीलियम। यानी इन्हें क्या लिखा जाता है, जो पहला अक्षर ही अगर रहता है तो उसे कैपिटल में लिखा जाता है। अगर 2 अक्षर होते हैं तो उन्हें पहले कैपिटल और दूसरा स्मॉल में लिखा जाता है। तीसरे को देखें तो अगर Li आता है तो हमें लिखना है उसको लिथियम। आप हिंदी में या इंग्लिश में दोनों में ही किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। तो पहले वाला हमारा हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है और बेरिलियम है। ये मैं जो नंबर लिख रहा हूँ ये है इनके परमाणु क्रमांक। अब ये जो परमाणु क्रमांक क्या होते हैं या इनके एटॉमिक मास क्या होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से क्या होते हैं, ये मैं आपको आगे बता दूंगा। पहले आप ये करिए कि इनके 30 तक आप एटॉमिक इन तत्वों के नाम याद कर लीजिएगा।
5 नंबर पर है जो हमारा है वो है हमारा बोरान, 6 पर है हमारा कार्बन, 7 पर है नाइट्रोजन और 8 पर है हमारा ऑक्सीजन और 9 पर है हमारा फ्लोरीन और 10 पर है हमारा नियॉन। इस प्रकार से हम इनको नोट कर लेंगे या लिख लेंगे। इसी के बाद अगर हम देखें तो 11 पर है हमारा सोडियम, 12 पर है हमारा मैग्नीशियम, 13 पर है हमारा एल्यूमिनियम, 14 पर है हमारा सिलिकॉन, 15 पर है हमारा फास्फोरस, 16 पर है हमारा सल्फर, 17 पर है क्लोरीन, 18 पर है हमारा आर्गन, 19 पर है हमारा पोटेशियम और 20 पर है हमारा कैल्शियम। जिस प्रकार से मैंने लिखा है इसी प्रकार से आप इनको नोट कर लेंगे या लिख लेंगे। मैं इनके नाम भी आप वीडियो को बीच में रोककर और इनके हिंदी में या इंग्लिश में जैसे भी नाम लिखें नाम लिख लेंगे। इसके बाद में है हमारा 21 पर है हमारा स्कैंडियम, 22 पर है हमारा टाइटेनियम, 23 पर है वेनेडियम, 24 पर है हमारा क्रोमियम, CR अगर लिखा रहेगा तो उसे हमें बोलना है क्रोमियम, 25 पर है हमारा मैग्नीज, 26 पर है हमारा आयरन, आयरन मीन्स होता है लोहा, 27 पर है हमारा कोबाल्ट, 28 नंबर पर है हमारा यहाँ पर देखेंगे निकिल और 29 नंबर पर है हमारा कॉपर, कॉपर मीन्स होगा हमारा तांबा और यहाँ पर देखेंगे हम 30 नंबर पर देखेंगे तो वो है हमारा जिंक यानी Zn। तो ये जितने भी मैंने एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो इनको अच्छे से नोट कर लें और इनके नाम याद कर लें ताकि हमें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को समझ में कोई परेशानी ना हो। कोई से भी रिएक्शन में अगर यहाँ पर लिखूंगा तो वो आपको आसानी से याद हो जाए। तो इनके नाम मैं वापस बता देता हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और ये जिंक है। तो इस प्रकार से इन 30 जो तत्व है एलिमेंट्स हैं इनका आप क्या कर लेंगे नाम याद कर लेंगे। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं इनमें और आगे बढ़ने पर हम आगे आपको बताएंगे कि हमें अब क्या करना है। जैसे ही आपको इन 30 जो तत्व रहेंगे इनके नाम अगर आपको याद हो जाते हैं तो हमारे जो 11th क्लास के जो कुछ वीडियो डले हुए हैं उसमें आप फार्मूले बनाना भी आसानी से सीख जाएंगे। या पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से आप वीडियो यानी इनके फार्मूले बनाते हैं। चलिए अगर आप इस प्रकार से याद कर लेते हैं तो हम आगे देखते हैं। जो हमारी डेफिनेशन है या हमारी जो यूनिट है उस यूनिट का जो पहला ये जो यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम देखें कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन गुण यानी रासायनिक संगठन यानी जिन जिनसे वो मिलकर बना होता है वो क्या हो जाते हैं परिवर्तन हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं। किस प्रकार से चेंज हो जाते हैं तो यहाँ पर देखें वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन गुण अवस्था में परिवर्तन यानी उसकी जो अवस्था रहेगी वो भी चेंज हो जाएगी, रंग में क्या हो जाएगा उसके परिवर्तन हो जाएगा, तापमान में क्या हो जाएगा परिवर्तन हो जाएगा। यानी कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो ऊष्माक्षेपी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं तो उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसा आपने देखा होगा जैसे दूध जो होता है दूध से क्या हो जाता है कि दही का बनना, ये भी हमारी क्या है रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे भोजन का पाचन ये भी क्या है हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग आना यानी लोहे पर जंग आना ये क्या है हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। इसी के बाद में देखें यानी माचिस का जलना, फटाके का फूटना, यानी तांबे पर यहाँ पर देखें तांबे पर हरी परत का आना, ये सभी क्या है हमारी तो ये सभी क्या है रासायनिक परिवर्तन है।
यानी रासायनिक इनमें कोई परिवर्तन हो रहा है तो इन्हें ही क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, इनके रंग में परिवर्तन हो जाता है, या पदार्थ के जो गुण यानी उनके जो रासायनिक गुण होते हैं वही क्या हो जाते हैं, यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि मैंने यहाँ पर लिया है इस प्रकार से, या मैं लूँ जिस प्रकार से मैंने लिया है, मान लीजिएगा कि जिंक लिया है, Zn लिया है, और अगर मैं इसकी क्रिया यहाँ पर H2SO4 से कराता हूँ तो क्या बन जाएगा हमारा ZnSO4, और यहाँ से क्या निकल जाएगी हमारी H2। यानी यहाँ पर जो है हमारा जिंक है और यहाँ पर है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो ये दोनों ही जब इस प्रकार से क्रिया करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा हमारा, यानी जो बनेगा वो बन जाएगा हमारा ZnSO4 जिंक सल्फेट, और यहाँ से निकल जाएगी हमारी हाइड्रोजन गैस। यानी इस अभिक्रिया में कोई परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखें तो यानी रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें पदार्थ के भौतिक यानी उसके जो रासायनिक संगठन जो गुण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि ये सभी क्या है, हमारे परिवर्तन हैं। इसी के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जो दिया है हमारा, मान लीजिएगा कि जो है हमारा मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम की हम क्रिया कराएं यहाँ पर ऑक्सीजन से तो यहाँ पर बन जाएगा MgO, यानी बन जाएगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये किस प्रकार से बना है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम की संयोजकता है +2 होती है और इसकी होती है -2, तो ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, आपस में कैंसिल हो जाते हैं और बन जाता है MgO, बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि मैग्नीशियम के जो गुण हैं, रासायनिक गुण या इसके जो संगठन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसे ही कहा जाता है रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर और भी रिएक्शन दी हुई है। तो ये सभी क्या रहेंगे हमारे, दूध से दही का बनना, भोजन का पाचन करना, इन लोहे पर जंग आना, तांबे पर हरी परत का आना, ये सभी क्या है हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। और भी हमारी प्रकृति में बहुत से प्रकार की यानी जो कागज का जलना या गैस का जलना, ये सभी क्या है हमारे रासायनिक परिवर्तन है, यानी उसके जो गुण हैं वो क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पर ही इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये सभी क्या है हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो आगे अगली जो हमारा जो हेडिंग रहेगी वो ये है समीकरण, यानी रासायनिक समीकरण। अब ये रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी अगर हमें यहाँ पर मैंने जैसे लिखा था कि मैग्नीशियम की क्रिया मैं ऑक्सीजन से कराता हूँ तो यहाँ पर बन जाता है MgO, और इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीजन से क्रिया कराता हूँ तो यहाँ पर बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। इस प्रकार से बनेगा। अगर मैं यहाँ पर सोडियम की क्रिया H2SO4 से कराता हूँ तो यहाँ पर क्या बन जाता है Na2SO4, और यहाँ से निकल जाती है H2 गैस निकल जाती है। तो ये मैंने क्या करा कि जो रासायनिक जो अभिक्रिया है उसको क्या किया है, एक छोटे रूप में यानी उसके प्रतीक चिन्हों या सूत्रों के रूप में क्या करना, प्रदर्शित करना, क्या कहलाता है हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इससे ये होता है, यानी यहाँ पर जो तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, यानी किसी रासायनिक अभिक्रियाएं या अभिक्रियाओं को उनके प्रतीक या सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है हमारा, प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। इन्हें रासायनिक
समीकरण कहलाता है। या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, यानी जब दो पदार्थ या तत्व या यौगिक आपस में क्रिया कर दो या दो से अधिक क्या करेंगे, उत्पाद का जब निर्माण करते हैं तो भी उसे क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। यानी यहाँ पर देखें, ये जैसे इस प्रकार से है, ये यौगिक है और यहाँ पर क्या है, तत्व है। यानी जब दो तत्व या कोई तत्व या यौगिक जब आपस में क्रिया करके यानी यहाँ पर उत्पाद का निर्माण करेंगे तो भी उसे क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और इसी रासायनिक अभिक्रिया को यानी इन प्रतीक चिन्हों के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो लिखे हुए हैं, या फिर मैं यहाँ पर लिखूँ जिस प्रकार से, मान लीजिए लिखा नाइट्रोजन और ये लिखा मैंने हाइड्रोजन, ये दोनों ही आपस में क्रिया करके NH3 यानी किसका निर्माण करेंगे, अमोनिया का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर बैलेंस कर देंगे। अब इसको संतुलित करना क्या होता है, क्या नहीं, या इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, ये पूरे इसी चैप्टर में हम समझेंगे। तो यहाँ पर ये सभी क्या है हमारी, यानी इनको एक सूत्रों के रूप में प्रदर्शित करना या सूत्रों के रूप में लिखना क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हम इनको आगे क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से देख लेते हैं। ये है हमारा NH3 अमोनिया, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब क्रिया करेंगे तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा अमोनिया, यानी अमोनिया का यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इनमें और भी चीज़ों को हमें याद या रखना है। इस जो समीकरण लिखी हुई है इधर, ये इधर वाले को कहा जाता है अभिकारक, या फिर इन्हें कहा जाता है क्रियाकारक। ये रहेंगे हमारे अभिकारक, या फिर इन्हें बोलेंगे हम क्रियाकारक। और इन्हें जो बोलेंगे हम, तो इन्हें बोलेंगे हम उत्पाद, या फिर बोलेंगे क्रियाफल, यानी प्रोडक्ट कहा जाता है। तो इन्हें क्या कर लेगा, जब ये दोनों ही तत्व या दोनों ही जो परमाणु, ये जो यौगिक है, ये इस प्रकार से क्रिया करके इधर उत्पाद बनाते हैं, तो यही क्या कहलाती है, हमारी रासायनिक समीकरण। तो इन्हें कहा जाता है अभिकारक, या फिर कहा जाता है क्रियाकारक कहा जाता है। और इन्हें कहा जाता है उत्पाद, या फिर कहा जाता है इन्हें क्रियाफल कहा जाता है। इसके बाद ये जो तीर का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यह अभिक्रिया इससे इस डायरेक्शन में जा रही है, इन्हें एक ही दिशा में क्या हो रही है, पूर्ण हो रही है। अगर मैं यहाँ पर यह अभिक्रिया को इस प्रकार से लिखता हूँ कि यह अभिक्रिया इस प्रकार से है, इस प्रकार से, तो यह अभिक्रिया भी क्या हो रही है, यानी उधर से इधर जा रही है, एक ही दिशा में पूर्ण हो रही है। किंतु अगर मैं इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से लिखता हूँ, ये इस प्रकार का रिवर्सिबल का रहता है, यानी उत्क्रमी अभिक्रिया होती है। तो ये रिवर्सिबल होती है, अनुत्क्रमी अभिक्रिया है, ये उत्क्रमी अभिक्रिया है, यानी ये दोनों ही दिशाओं में चल रही है। यानी अभिकारक या क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं, और उत्पाद क्रिया कर कर क्या बना रहे हैं, हमारा अभिकारक या क्रियाकारक बना रहे हैं। इसके बाद अगर मैंने इस प्रकार से लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जो तीर का निशान है इसके ऊपर इस प्रकार से डेल्टा लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इस पदार्थ को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। जैसे ही गर्म करेंगे तो यहाँ पर बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पर बन जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे तीर के निशान से शो करेंगे। तो अगर तीर का निशान लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ से क्या निकल रही है, तो गैस निकल रही है। इस प्रकार से अगर तीर का निशान लगा और इस प्रकार से डेल्टा का लगा हो, तो इस रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। इसके बाद दूसरे रिएक्शन को देखें हम, मान लीजिएगा कि यहाँ पर मैंने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड और इसमें मिलाया है मैंने जल, यानी वाटर H2O, तो भी यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और यहाँ से निकल जाएगी हमारी उष्मा, ये उष्मा निकलेगी। तो ये पेन, अब मैं यहाँ पर इस प्रकार से तीर का निशान लगाता हूँ, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो बुझा हुआ चूना है ये पेंदी में जाकर क्या हो रहा है, जमा हो रहा है।
तो यहाँ से ऊष्मा निकल रही है, यहाँ पर भी हम इस प्रकार से तीर का निशान लगा देंगे। तो ये थी इसकी डिटेल्स है, यानी किस प्रकार से शो किया जाता है। तो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं और उन रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। तो रासायनिक समीकरण भी आपको पता चल गया होगा। इसके बाद इस जो ये रिएक्शन चल रही है, जो समीकरण है, इनमें इन वालों को क्या कहा जाता है, तो अभिकारक या उत्क्रियाकारक कहा जाता है। इसके बाद जो इधर बनता है उन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट कहा जाता है, या उत्पाद, या फिर कहा जाता है क्रियाफल कहा जाता है। यदि इस प्रकार का तीर का निशान लगा तो एक ही दिशा में चल रही है, दोनों दिशाओं में चल रहा है तो दोनों दिशा में चल रही है। इसके ऊपर अगर डेल्टा लगा हुआ है या इस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ है तो ये इसको क्या कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें इस प्रकार का जो चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ से क्या निकल रही है, रिलीज हो रही है, यहाँ पर गैस निकल रही है। और भी रिएक्शन देखें, मान लीजिएगा कि मैं यहाँ पर इस प्रकार से भी लिखूँ कि यदि मैं जिंक पर H2SO4 की रिएक्शन कराता हूँ तो ये है हमारी रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पर भी हमारा क्या बनेगा, तो बन जाएगा हमारा ZnSO4 प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगी, H2 गैस निकल जाएगी। तो इसे क्या कहा जाता है, एक रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यानी जो बहुत ज़्यादा इसमें हिंदी में ना लिखते हुए, मतलब इनको क्या किया जाता है, इनके प्रतीक चिन्ह में इनको लिखा जाता है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर लिख भी दिया है, किसी रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके प्रतीक या फिर उनके सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया बताई और रासायनिक समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया है। अब इससे क्या महत्व है, इसको दोनों तरफ क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। इसका महत्व क्या है, इसको दोनों तरफ रिवर्सिबल यानी LHS और RHS इन दोनों को क्या किया जाता है, बराबर किया जाता है। तो वो क्या करेंगे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसी प्रकार से फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि ये रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती है या कितने प्रकार से होती है, उनके प्रकार पढ़ेंगे और उनके उदाहरणों को समझेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।